हेलो दोस्तों, मैं आरएस राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग की दोस्तों सीरीज चल रही है ब्रह्मास्त्र सीरीज, आज मैं उसी सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूं, यानी कि डे 3 है और पार्ट 1 है उसका। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें क्या होगा कि हम लोग 5-5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हर वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलेगा। ठीक है, एक आपको सुबह मिलेगा और एक आपको शाम को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बात ये है कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिटेल जो दे रहे हैं ना, उस वजह से क्या हो रहा है, वीडियो लंबा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसी वीडियो को देखते हुए, उसकी टाइमिंग को देखते हुए और आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो इस वजह से मैं 5-5 क्वेश्चन की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि आपको लगभग एक दिन में 2 प्राप्त होंगी, 5 सुबह 5 शाम को। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया था और जिसके बाद आदित्य राजा बना था। ठीक है, यानी कि तंजौर पर किसने कब्जा किया था, वो चोल साम्राज्य आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससीजीडी में। ठीक है दोस्तों, इस वजह से इसको लगा लीजिए। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना, वो दोस्तों था विजयालय। वो शासक था विजयालय। ठीक है, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, ठीक, अब ये जो है ये क्या है, आपके चोल वंश के संस्थापक है। ठीक, अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो थे, ये पल्लव जो थे ना, पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, सामंत थे, ये लिख लीजिए। वही मैंने आपको बताया था ना, सामंत मतलब फ्यूडल, इंग्लिश में फ्यूडल, हिंदी में सामंत। मतलब कि क्या करते थे सामंत, जो राज्य क्या राजस्व होता था, उसकी जो वसूली होती थी, विभिन्न प्रकार के कर से वसूली होती थी, उसका कुछ हिस्सा रखते थे और बचा कुचा क्या करते थे सामंत लोग, मेन राजा, तो यानी कि पल्लवों के जो मेन राजा थे उन तक क्या करते थे, वो सब राजस्व पहुंचाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले सामंत थे, बाद में फिर क्या हुआ, इन्होंने अपना चोल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक, अच्छा अच्छा, इनकी पहले राजधानी थी, पहले राजधानी इनकी जो थी, राजधानी जो थी वो थी उरैयूर, उरैयूर। ठीक है, बाद में इन्होंने नई राजधानी इन्होंने बनाई थी, राजधानी बनाई थी। ठीक है, बाद में इन्होंने जो नई राजधानी बनाई थी तंजौर, इसी को बोलते हैं तंजावर। ठीक है, ठीक, तंजौर या तंजावर या तंजावर। ठीक, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि पहले इनकी जो राजधानी थी, जब इन्होंने अपने चोल वंश की स्थापना की थी, उस समय इनकी राजधानी क्या है, उरैयूर थी। लेकिन जब इन्होंने यही वाला जो तंजौर है, इस पर इन्होंने क्या किया था, अधिकार कर लिया था, इसको जीत लिया था। जनरली जो अच्छे प्लेस होते थे, पहले के राजा क्या करते थे, जो अच्छे प्लेस होते थे उसी को जीतते थे जनरली, और उसको कोशिश करते थे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने के लिए। तो उसी वजह से इन्होंने बाद में क्या था, नई राजधानी तंजावुर बनाई थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा, जब इन्होंने तंजावुर को जीता था, ठीक, किसने, विजयालय ने, तो इन्होंने जीतने के बाद उपाधि इन्होंने धारण की थी, उपाधि ली थी, वो थी नरकेसरी, नरकेसरी। इसको इतना तो इनके बारे में आप याद कर लो। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो धीरे धीरे आपको हर चीज पार्ट्स में इंपॉर्टेंट जितनी भी आपको धीरे धीरे याद करवा देंगे। ठीक है, इतना आप पहले लिख लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा चोल वंश के विषय में आपको बताता हूं। देखिए, अब चोल की बात चूंकि उठ चुकी है, तो पॉइंट अब यहां से लेते हैं, चोल वंश। ठीक है, चोल साम्राज्य, इसी को आप चोल वंश भी बोल सकते हो। ठीक है, अब चोल वंश के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं। ठीक है, एक तो इसमें क्या था, इनकी मजबूत नौसैनिक शक्ति थी, नौ
सैनिक शक्ति यानी कि नेवी जिसको बोलते हैं। आज हमारी जो आर्म फोर्सेस, एक जो हम लोगों की फोर्स है, उसमें क्या है, नेवी भी हमारी एक फोर्स है। आप जानते हो कि जल के माध्यम से यानी कि समुद्र पर उसका नियंत्रण होता है उस नेवी का, ठीक है। तो वही इन्होंने उस चीज की स्थापना देखी, आज जो स्थापना है वो पहले इन्होंने कर रखी थी, वो भी इनकी बहुत मजबूत थी, ठीक है, अच्छी खासी मजबूत थी। अच्छा, दूसरा जो इसमें इनका अगर विस्तार देखें कहां से कहां तक, तो विस्तार जो है देख लीजिए, कोरोमंडल तट प्लस साथ में इनका दक्षिण भारत में दक्कन का कुछ पार्ट, आप बोल सकते हो दक्कन का कुछ भाग, ठीक है। कोरोमंडल तट कौन सा है, आप जानते होंगे, कौन वाला क्षेत्र, कोरोमंडल का क्षेत्र। मालाबार वाला क्षेत्र किधर पड़ता है, केरल के साइड पड़ता है। अगर भारत का नक्शा देखें नीचे वाला इस टाइप से है, तो इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, कोरोमंडल वाला है, ठीक। और आपका इस तरफ वाला जो है वो मालाबार है, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक। यानी कि केरल जो इधर पड़ता है, केरल आपका, ठीक है, केरल, तो का से केरल और का से कोरोमंडल, तो केरल वाला जो हिस्सा होगा वो का से नहीं होगा, यानी कि कोरोमंडल नहीं होगा, वो क्या होगा, मालाबार होगा। और जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र इधर वाला, वो आपका क्या होगा, कोरोमंडल होगा। इतना समझ लीजिए, केरल की तरफ वाला जो हिस्सा है वो केरल की तरफ का से शुरू, तो का वाला हिस्सा नहीं होगा, यानी कि एक तरफ आपका मालाबार है, इतना आप जान लो, एक तरफ आपका है कोरोमंडल, तो कोरोमंडल में केरल नहीं होगा, का से दोनों है, ठीक है। तो का से केरल, तो का से कोरोमंडल नहीं होगा, तो जस्ट अपोजिट होगा, तो इधर ये हो गया, इस तरफ मालाबार होगा, ठीक। तो यानी कुछ इस जगह पर इनका विस्तार था चोलों का, ठीक, हटा दिया हमने। ओके, इसके बारे में और है, इनकी खासियत थी, विशेषता, शासन काल में ही, शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, उत्तराधिकारी क्या करते थे, घोषित कर देते थे, लिख लीजिए इसको। यानी कि राजा राज कर रहा है, इन्होंने पहले से ही क्या था, उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है कि जब भी अटेंड तो हमारे फलाने सिंह, ठीक है, फलाने सिंह जो है पद को संभालेंगे। तो इस वजह से क्या होता था कि पद की जो लड़ाई होती थी उत्तराधिकारी के लिए, वो वहीं से समाप्त हो जाती थी, ठीक। तो ये इनकी जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी। जो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, ठीक है, बंगाल लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी वाला जो हिस्सा है, खाड़ी वाला जो हिस्सा है, उसको इन्होंने क्या किया था, नौ सैनिक शक्ति इनकी क्या थी, मजबूत थी, तो नौ सैनिक शक्ति यानी नेवी शक्ति क्या थी के कारण की हेल्प से उसको क्या बनाया था, चोल झील बनाया था। चोल झील क्या कहता था, घोषित किया था या बनाया था, ठीक है, उसको चोल झील इन्होंने क्या दिया था कि चोलों का पूरे इस क्षेत्र पर अधिकार है, ठीक है। और ये किसने किया था, ये जो शासक था वो शासक था राजेंद्र चोल। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, कि चोल झील यानी कि जो बंगाल की खाड़ी मतलब, फिर से देख लीजिए, ये देखिए, ये इस टाइप से है, इस टाइप से मान लीजिए आपका हिस्सा गया, ठीक है, यहां तक अगर देखें तो इधर वाला जो हिस्सा इस टाइप से गया, इधर म्यांमार आपका लगा है, ठीक, ये भारत वाला हिस्सा है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है आपकी, बंगाल की खाड़ी, तो ये जो पूरा हिस्सा यहाँ तक था, यहाँ तक पूरा तमिलनाडु ये सब बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ठीक है। तो इस हिस्से को इन्होंने क्या कहा था, इसको इन्होंने कह दिया था क्या, चोल झील, चोल झील बना दिया था। और किसकी हेल्प से, क्योंकि पानी का क्षेत्र तो कौन, आप जानते हो कि इनकी नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी, जिस वजह से इन्होंने उस क्षेत्र को चोल झील बनाया था। वो कौन थे, आपके राजेंद्र चोल, ठीक है। ये क्वेश्चन राजेंद्र चोल से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इनकी विशेषता एक और है, जिसकी एक तो विशेषता आपकी हो गई, एक विशेषता इनकी और है कि इनका उत्तम ग्राम प्रशासन था, ठीक,
उत्तम ग्राम प्रशासन था, यानी कि ग्राम प्रशासन। जैसे कि आज हमारे यहाँ क्या है, पंचायतें। तो पंचायतें क्या है, आज जो है डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण हो रहा है, यानी कि जो पावर है वो सीधे क्या राज्य के हाथ में डायरेक्ट ना होकर के या केंद्र के हाथ में ना होकर के किसको दी जा रही है, आपकी गांव को, ग्राम पंचायत को दी जा रही है, यानी कि वो अपना कार्य स्वयं करेगी, अपने हिसाब से करेगी। ऐसा नहीं होगा कि राज्य जो चाहेगा वो वहां गांव क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि लोगों को आप पावर दे रहे हो, आप प्रधान चुन रहे हो। तो प्रधान जब आप चुनोगे तो क्या है, उसको चुना है किसने, ग्राम पंचायत के लोगों ने, ग्राम सभा के लोगों ने चुना है। तो अब क्या होगा कि जब लोग प्रधान अपना चुनेंगे तो प्रधान किसके अनुसार कार्य करेगा, उस गांव क्षेत्र में प्रधान कार्य करेगा जनता के हिसाब से, उसकी देखभाल के हिसाब से, क्योंकि उसको अगले टर्म में क्या चाहिए, वोट चाहिए। तो वही चीज क्या हुआ कि उस समय भी उत्तम ग्राम प्रशासन था, आज भी उत्तम ग्राम प्रशासन है। उत्तम ग्राम प्रशासन की बात किसने की है सबसे पहले, तो वो चोरों ने की है। उसके बाद अगर मॉडर्न इंडिया में आ जाए तो यही बात आर्टिकल 40 जो हम लोग का है पॉलिटी में, जो अनुच्छेद 40 है, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी ने कहा है कि उत्तम ग्राम प्रशासन की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, ग्राम पंचायतों के उत्तम गठन की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की बात करो तो सेम वही चीज सबसे पहले किसने की थी, तो चोरों ने की थी, उत्तम ग्राम प्रशासन की बात, ठीक। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो इनको इसका वर्णन जो मिला है इस चीज का, ठीक है, वो मिला है उत्तर मेरूर, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके शिलालेख है, शिलालेख है, लेख में वर्णन है, ठीक है। ये देख लीजिए कि उत्तम ग्राम प्रशासन की बात हमें कैसे पता चल रही है, ये मिला है शिलालेख, उसमें उसका नाम क्या, उत्तर मेरूर, ठीक है, उसमें ये बात पता चली है। इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन इसी में एक पॉइंट और है, बस खत्म है। ओके, इसमें एक बहुत बड़ी लिटरेचर को अगर देखते हैं, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है, चतुर्भुज नटराज की कांस्य प्रतिमा में मिली है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे, चतुर्भुज नटराज कांस्य प्रतिमा, कांस्य की है, ठीक, कांस्य प्रतिमा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चतुर्भुज नटराज कांस्य प्रतिमा मिली है इस काल में, चोल काल में, ठीक है। ओके, ये विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमाओं में से एक है, ठीक है, में से एक प्रतिमा है जो चोल वंश की है, जबरदस्त है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चतुर्भुज नटराज कांस्य प्रतिमा किस काल की है, तो आपको अगर पता होगा तो सीधे आप क्या लिखोगे, चोल काल या चोल वंश की है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, इसको आप लिख लेंगे, इतना कर लेंगे। एक चीज अच्छा और लिख लीजिए, ठीक, एक आते हैं इस वंश में एक महान शासक, एक तो ये राजेंद्र चोल है, एक हुए हैं राजराज फर्स्ट, एक शासक हुए, ये भी क्या है, चोल है, ठीक, ये भी एक क्या है, चोल शासक हुए, जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया है अपने ही नाम से, जिसको कहते हैं राजेश्वर मंदिर। इसी मंदिर को और भी नाम से जाना जाता, वो है बृहदीश्वर मंदिर। ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम पूछे गए हैं, समझ लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं। कहां पर है, तंजावर में, तंजावुर वही तंजौर, ठीक है, अभी जो बताया हमने तंजौर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, इसको आप और अलग से इसी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चोल वंश की आपको मैंने एक से एक इंपॉर्टेंट विशेषताएं बता दी, लगभग विशेषताएं उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा इस यहाँ के पीरियड से तो आपको यही से मिलेगा, ठीक, इससे ऊपर नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन
दो तीन है, जैसे मैंने ये भी लिख दिया, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद पूछ लिया था। अस्तोमा सद्गमय, जो आपने देखा होगा विद्यालय में अक्सर ये लाइन लिखी रहती है, ठीक है। तो अस्तोमा सद्गमय, ये वाक्यांश आपको कहां से लिया गया है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहां से लिया गया है? और नचिकेता आख्यान ये किस उपनिषद से लिया गया? देखिए मैंने तीनों ही कर दिए, ठीक। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो इसका जो आंसर है वो है नचिकेता आख्यान, वो है कठोपनिषद। देख लीजिए कठोपनिषद। कठोपनिषद यानी कि अगर इसकी ट्रिक देखी जाए तो नचिकेत यानी कि नाचा कठोर, ऐसे देखिए नाचा कठोर, ट्रिक है इसकी नचिकेता आख्यान की, ठीक। यानी कि नचिकेता, नच से नाचना, तो नाचा वो कैसा नाचा? कठोर नाचा, ठीक है। तो उसके नाचा थोड़ा जटिल नाचा यानी कठोर नाचा, तो नाचा कठोर, कठोर से यानी कठोपनिषद, ठीक। ये पार्ट आप इतना इस तरीके से कर लीजिए। उसी तरीके से आइए याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश, ये जो दोनों हैं वो हैं बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, इनसे ये लिए गए। इसकी जो ट्रिक है वो है बृहद यानी गार्गी मां। अब ये क्या चीज है? देखिए इसकी जो ट्रिक है गार्गी मां, देखो बृहद यानी कि देखो गार्गी जो थी, ठीक है, गार्गी एक अच्छी खासी बड़े लेवल की साध्वी थी, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ था, ठीक है। अच्छा, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में बताते हैं कि उसमें कहा तो यही आता है फिलहाल कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि उन्होंने याज्ञवल्क्य में बोल दिया था कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, यानी कि इतना समझ लीजिए कितनी बुद्धिमान थी। तो कुल मिलाकर के मैंने ये ट्रिक क्यों बनाई है, बृहद यानी गार्गी माने कि गार्गी बहुत बड़ी थी, बड़ी, बृहद माने बड़ा, तो बृहद, तो गार्गी जो थी वो बहुत बड़ी लेवल की थी, ज्ञानी थी। तो गार्गी की जो मां होंगी वो भी क्या होंगी? बड़ी ही होंगी, उनका भी एक अच्छा खासा लेवल होगा। तो उससे मैंने बनाया है बृहद यानी गार्गी मां, यानी कि जो गार्गी से भी बड़ी है वो तो और बड़ी होगी, तो बृहद यानी गार्गी मां। तो गार्गी का मतलब हो गया याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ठीक है, इस तरीके से। और मां का मतलब हो गया अस्तोमा, अस्तोमा मां वाला, ठीक, सद्गमय, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये बनाया, ठीक। याज्ञवल्क्य गार्गी मां, तो गार्गी में सीधे सीधे आ गया आपका याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, और मां में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बृहद यानी गार्गी मां, दो तीन बार बोलिए, बृहद माने गार्गी मां, बृहद गार्गी मां। नाचा कठोर, नाचा कठोर यानी नचिकेता आख्यान, ठीक है। तो नाचा कठोर, तो नाचा कठोर, कठोर माने कठोपनिषद, नाचा माने नचिकेता आख्यान। इस तरीके से आपकी ट्रिक हो गई। अब आइए थर्ड क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान में द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से संबंधित है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है द्विसदनात्मक व्यवस्था जिसको बोलते हो, ठीक है। द्विसदनीय पद्धति मतलब हो गया हमारे यहाँ पद्धति क्या है? दो सदनात्मक है। यहाँ हमारे यहाँ कौन से सदन है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, दो सदन है। तो दो सदनीय पद्धति, ये कॉपी आपने कहां से किया है, कहां से आपने लिया है? तो वो जो इसका आंसर होगा वो है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके यानी कि ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, इंग्लैंड ये सब, ठीक है। तो यूके जो हो गया, वहां से आपने द्विसदनीय पद्धति ली है, और वहीं से भी अब देखिए क्वेश्चन पूछे ये भी आते हैं। संसदीय प्रणाली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहीं से लिया है। मंत्रिमंडल का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट यहीं से लिया है। और हमने कानून व्यवस्था यानी कि रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी होगा हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कोई भी अगर कोई अपराध करता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है, जो नियम है, जो कानून है, उस हिसाब से डील किया जाता है। तो ये हमारे भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? ये यूके से लिया गया है। इसी तरीके से देखिए ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है किसी भी चीज को। जुडिशियल रिव्यू में होता है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी 10 साल पहले किसी बात को लेकर एक कोई जजमेंट दिया, ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो जजमेंट क्या है, वो तर्क संगत नहीं, यानी कि आज माहौल बदल चुका है। तो उस
अपने ही बनाए गए, अपने ही दिए गए जजमेंट को चेंज कौन कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो इसी को बोला गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े काम करती है। क्या कर देती है? कई बार जो कई बार क्या होता है, संसद के लोग होते हैं वो कानून गलत ले आते हैं, यानी कि जो भारत का संविधान का मूल ढांचा है उसके अनुसार ना होकर के वो किसी अन्य के अनुसार होता है, यानी कि वो किसी अन्य देश की कॉपी हो सकता है, या हमारे देश का जो मौलिक जो उसके पॉइंट्स है प्रियम्बल में, ठीक है, कि जनतंत्रात्मक यानी कि आपकी डेमोक्रेसी हो गया, आपका गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, ठीक, इस तरह अखंडता, इंटीग्रिटी, और आपके देखा जाए संप्रभुता, सोवरेनिटी, यानी इन ये जो मूल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, यानी कि अगर अगेंस्ट कोई भी कानून बनाती है पार्लियामेंट तो उसको जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या करती, मना कर देती, कैंसिल करा देती, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पावर है। और इसी तरीके से प्रस्तावना हमारी प्रियम्बल ये सब कहां से लिए गए? यूएस के संविधान से। यूएस मतलब अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो ये क्या है? ये कहां से लिए गए? ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक, इसको आप लिख लीजिए, आयरलैंड। ये हमारे क्या है कार्य, जो कल्याणकारी कार्य होते हैं वो यही कार्य होते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। तो अनुच्छेद कहां से शुरू होते हैं? 36 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, संघात्मक शासन जो हम लोगों का फेडरल स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों का लिया गया है कनाडा से, ठीक। फेडरल मतलब क्या हो गया? फेडरल का मतलब होता है कि केंद्र हो गया और राज्य हो गया। तो राज्य की अपनी पावर है और केंद्र की अपनी पावर है, आपको इतना पता होगा। तो राज्य अपने मामले में कानून बना रहा है और केंद्र अपने मामले में कानून बना रहा है, और उसकी अल्टीमेट पावर जो देखा जाए वो किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। केंद्र की किसी बात को कोई भी राज्य मना नहीं कर सकता है। तो इसी को कहते हैं क्या? आपका संघात्मक शासन, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति होती है, यानी कि इमरजेंसी जो लगाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की, वो कहां से ली गई है? वो आपकी ली गई है जर्मनी से। इसको लिख लीजिए, ठीक। एक चीज में हमने आपको करा दे रहे हैं, जैसे समवर्ती सूची है तो आपकी ली गई है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो समवर्ती सूची मतलब क्या हुआ? समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी लिस्ट, यानी देखिए 3 लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट होती है, एक आपकी होती है कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, और जिसको यूनियन लिस्ट भी बोलते हो, और एक होती है आपकी क्या? समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि पहली हो गई राज्य सूची, दूसरी हो गई केंद्र सूची, तीसरी हो गई क्या? आपकी समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में राज्य अपने कानून बनाता है, जैसे हमारा यूपी है तो हमारा राज्य है, तो इसके अंतर्गत इसके अपने मामले हैं, ठीक है। तो उसको कौन बना रहा है? राज्य बना रहा है। इसी तरीके से जैसे हमारी लैंड हो गई, भूमि से रिलेटेड मामले कहां देखे जाते हैं? ये हमारा राज्य ही देखता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका देखा जाए सेंट्रल लिस्ट होती है, केंद्र सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें मामले कौन देखता है? उसके मामले केंद्र देखता है, ठीक है। उस पर कोई भी निर्णय, जैसे कि हम लोग बोले, जैसे कि आप बैंकिंग है तो बैंक वाला जो काम होता है वो राज्य नहीं डील करता, उसको डील करता है कौन? केंद्र डील करता है। जो सेंसस होती है, जनगणना होती है, ठीक है, तो जैसे हम लोगों की हर 11 साल में 10 साल में हम लोग की जनगणना होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको भी कौन कराता है? केंद्र कराता है, ना कि राज्य कराता है, ठीक है। तो सबके अपने अपने मामले हैं। तो वो आपका स्टेट लिस्ट से, दूसरा हो गया यूनियन लिस्ट, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। कुछ मामले हो गए जैसे वन, इस टाइप से होते हैं कुल मिलाकर के। तो उनमें भी क्या होता है कि केंद्र भी निर्णय ले सकता है और राज्य भी निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून अप्लाई होने से पहले दोनों व्यक्ति में आप क्या कर रहे हो? उसमें समानता होनी चाहिए। ये बात जो है ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, लेकिन मान्य सबसे ज्यादा अपने यहाँ वो यही वाली है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो ये ना दिया हो और ये दिया हो तो आप फिर इसको जापान को आप टिक मार सकते हो, ठीक है, वरना क्वेश्चन यही तक आएगा। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों, ठीक है। इसको फटाक से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। ये आपका क्वेश्चन आया है दोस्तों, और उसी से रिलेटेड मैंने ये सारे आपको पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। तो जो क्लोरोफॉर्म का जो आपका सूत्र है वो है CHCl3। इसको एज इट इज याद कर लीजिए, CHCl3, ठीक है। CH3L3 जो है आपका वो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। इसका यूज इसमें करते हैं निश्चेतक एनेस्थीसिया में बेहोश करने के लिए।
निश्चेतक के रूप में, मुंह से भी नहीं निकल रहा, निश्चेतक के रूप में करते हैं शल्य क्रिया, जो आपकी सर्जरी वगैरह होती है ना, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमेशा याद रखिए, को मिलान में आपको आ जाए, आपको दिया हो क्या, क्लोरोफॉर्म दिया हो, ऑप्शन उधर मैचिंग में हो आपका कि आपका शल्य क्रिया कहीं पर लिखा हो, या आपको क्या लिखा हो, निश्चेतक लिखा हो, ठीक है, तो उस जगह पर क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। ग्लूकोज, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, हमें लग रही है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज का फार्मूला भी याद कर लीजिए, C6H12O6, ये ना पूछ ले, ठीक है। इसी तरीके ग्लूकोज बिस्किट आप जानते होगे ना, पार्ले जी नाम सुना, ग्लूकोज बिस्किट यानी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब क्या होता है, मीठापन, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा आ जाइए, यूरिया जो हो गई, उसका फार्मूला याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, NH2CO NH2 यूरिया फार्मूला। एक है आपका मस्टर्ड गैस, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में कि मस्टर्ड गैस क्या होती है। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जर्मनी जो थी उसने किसके अगेंस्ट यूज किया था, ब्रिटेन और कनाडा के सैनिकों को क्या करने के लिए, पीछे हटने के लिए उसने ये यूज किया था प्रथम विश्व युद्ध में, किसने, जर्मनी ने। तो उसी ऐसे हथियार उन्होंने यूज किया था, तो वो होती है आपकी मस्टर्ड गैस, तब पहली बार यूज हुई थी, ठीक है। इसमें आ जाइए एस्पिरिन, एस्पिरिन जो होता है ना, दर्द अगर बॉडी में आपको जलन हो या ज्वर बुखार वगैरह होता है तो उसमें एस्पिरिन क्या का ही पदार्थ जो होता है, मतलब उसी की बनी गोलियां आपको दी जाती है, ठीक है। नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन में क्या होता है, जैसे कपड़े वगैरह में कीड़े वगैरह नहीं लगते, तो कीड़ों को दूर भगाने के लिए आप क्या करते हो, गोलियां आती है नेफ्थलीन की, उसको रखा जाता है। और एस्बेस्टस जो आपके होते हैं, उससे अग्निशामक वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसे वस्त्र जिनसे क्या होता है, जो आग से जलते नहीं है दोस्तों, तो इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है जो पूछा गया आपका, वो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है आपकी, किसने लिखी है, अरविंद घोष ने, ठीक है, अरविंदो घोष भी कोई कह जाता है, ठीक है, अरविंद घोष ने लिखी है ये पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और उसी से रिलेटेड मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं बुक में, उसको मैंने आपको बता दिया है बुक को देख करके, ठीक है। तो जो आपकी बुक यानी कृतियां जो है आपकी, उसको मैंने बता दिया। अच्छा, अरविंद घोष जो है, इनकी एक बुक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता, ये भी लिख लीजिए, गीता पर निबंध, ऐसे मतलब ऐसे वाला, ठीक, एसेज ऑन गीता, ठीक है, ये भी किसकी, अरविंद घोष की। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है, एक आपकी देखिए क्या है, कैप्टिवेटी, ये कृति है, ये माइकल मधुसूदन दास या मधुसूदन दत्त, द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू की जो बायोग्राफी किसने लिखी, फ्रैंक मोरिस ने लिखी, याद कर लीजिए। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ऑफ द ईस्ट, लॉर्ड कर्जन, कर्जन कौन था, जिसने बंगाल विभाजन आपको कराया था, ठीक है। इसी तरीके से हिंद स्वराज जो है आपका, यंग इंडिया, ये किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने, और स्प्रिंगिंग टाइगर विक्टोरिया ने, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थी मैंने करा दी, और आगे भी कुछ अभी लेखक जो है कृतियां उनकी मैं कराऊंगा थोड़ी सी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो थी वो करा दी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो आज की है, जो आपकी क्या है, तीसरी जो सीरीज है, उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी ब्रह्मास्त्र सीरीज के पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।